सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत जिज्ञासा HP पर। मैं आपके साथ धर्मेंद्र शर्मा। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने एक सीरीज शुरू की है जिसमें कि HP शास्त्री टेट के जितने भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उनको हम एनालाइज करने वाले हैं, जानने वाले हैं कि HP शास्त्री टेट में कहां कहां से हमें क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, किन किन पुस्तकों से क्वेश्चन आ रहे हैं, और एक अपना माइंड सेट और मोटिव बनाने वाले हैं कि हमें इस परीक्षा को यदि निकालना है तो किस प्रकार से हमें अध्ययन करना है। बिल्कुल इसी दृष्टि में जो है हम आज की इस वीडियो में जून 2023 में जो परीक्षा हुई थी उस क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं और उस क्वेश्चन पेपर में भी साहित्य भाग को देखने वाले हैं। इस परीक्षा में जितने भी प्रश्न साहित्य से पूछे गए थे, साहित्य शास्त्र से पूछे गए थे, बिल्कुल उनको हम देखने वाले हैं। यदि मैं इस परीक्षा की बात करूं, इस क्वेश्चन पेपर की बात करूं, तो इस क्वेश्चन पेपर में साहित्य सबसे ज्यादा पूछा गया है। देखो ये एक ऐसी परीक्षा है, इसमें ये बिल्कुल भी निश्चित नहीं रहता है कि आपको हर एक परीक्षा में साहित्य ज्यादा देखने को मिलेगा। ये एक ऐसी परीक्षा है, इसमें एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि आपको साहित्य भाग ज्यादा देखने को मिलेगा या व्याकरण भाग। पर मेन बात यह है कि इसमें 2 से 3 ऐसे सब्जेक्ट रहते हैं जो कि आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। उनके क्वेश्चन पेपर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस उनके ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलते हैं। 2 से 3 ऐसे विषय रहते हैं जिनके क्वेश्चन पेपर थोड़े से मीडियम या एक आध के बिल्कुल ही कम प्रश्न देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से इस परीक्षा में प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो इस परीक्षा में जून 2023 में साहित्य भाग के सबसे ज्यादा प्रश्न आए थे, सबसे ज्यादा प्रश्न साहित्य के आए थे। बिल्कुल, तो देखिए यदि आप नए हैं वीडियो में, चैनल में, तो आपको आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हम डेली 9 PM पर डेली रात को हर एक क्वेश्चन पेपर का एक विषय बिल्कुल ही सॉल्व करने वाले हैं, बिल्कुल ही उसका सार निचोड़ने वाले हैं और बिल्कुल ही निचोड़ करके उसको सुखाने के लिए बिल्कुल ही धूप पर डालने वाले हैं। ठीक है, तो इसी दृष्टि में आज पहली वीडियो है, पार्ट 1 है इसका। आज साहित्य भाग हम देखेंगे पूरे एनालिसिस के साथ। हमें प्रश्न कहां से आ रहे हैं, किस पुस्तक से आ रहे हैं, किस भाग से ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं, किस भाग से कम प्रश्न आ रहे हैं, टोटल एनालाइज के साथ हम देखेंगे। तो ये हमारा नंबर है। यदि आप इंडिया में या हिमाचल प्रदेश में कोई भी भर्ती आई है या कोई भी आपको जानकारी चाहिए किसी भी एग्जाम या सेक्टर संस्कृत सेक्टर के रिगार्डिंग, बिल्कुल आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, जिस प्रकार से आपकी इच्छा होती है उस प्रकार से। बिल्कुल 9 बजे क्लास शुरू होने वाली है, तो सभी फटाफट ज्वाइन हो जाइए और इस वीडियो का लिंक बिल्कुल अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो में जुड़ पाएं और एनालाइज कर पाएं और परीक्षा पर अच्छी से अच्छी अपनी तैयारी कर पाएं। बिल्कुल इस दृष्टि में पहली वीडियो है, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए फटाफट। जितने भी फ्रेंड सर्कल है उनमें भी इस लिंक को शेयर कर दीजिए। बिल्कुल आपके पास 1 मिनट का समय है, 1 मिनट में सबने ज्वाइन हो जाना है। बिल्कुल 1 मिनट हम वेट करेंगे, उसके बाद आपकी वीडियो स्टार्ट हो जाएगी, क्लास स्टार्ट हो जाएगी। 1 मिनट का टाइम आपके पास है। देखो इस परीक्षा में हमने आपको क्लियर कर दिया है कि कम से कम 2 विषय इसमें ऐसे रहेंगे जिनमें सबसे ज्यादा आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 विषय में थोड़े से मध्यम से प्रश्न, यानी कि 2 प्रश्न में यदि 22 या 25 प्रश्न आ रहे हैं तो दूसरी में आपको 18-20 प्रश्न देखने को मिलेंगे। और 2 ऐसे विषय होंगे जिनमें कि आपको 10 से कम प्रश्न देखने को मिलते हैं। 8 प्रश्न होंगे या 10 हो जाएंगे, या कहीं में 1 या 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार से ये परीक्षा आती है। ठीक है, तो हर एक चीज का आपको इसमें अध्ययन करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप साहित्य का अध्ययन करेंगे तो ये परीक्षा आपकी निकल जाएगी। देखो क्वेश्चन पेपर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चन पेपर नहीं देखते हैं तो मैक्सिमम ऐसे व्यक्ति इस परीक्षा में 2 से 3 नंबरों से हमेशा रहते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पेपर हमको एक मोटिव देते हैं, एक माइंडसेट देते हैं कि हमें इस परीक्षा को किस प्रकार से क्रैक करना है, किस प्रकार से निकालना है,
किस प्रकार से इसका जो सिलेबस है उसको हमें अध्ययन करना है। ठीक है, बिल्कुल 20 सेकंड हम और रुकेंगे आपके लिए, फिर आपकी कक्षा स्टार्ट हो जाएगी। आज हम देखेंगे इस विषय को। इसमें आज नई वीडियो, नई सीरीज शुरू हो रही है। बिल्कुल जल्दी से फटाफट ज्वाइन हो जाइए सभी। 20 मिनट का समय है, फटाफट लिंक शेयर कर लीजिए और ज्वाइन हो जाइए। बिल्कुल, तो इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। जितने भी मेरे समस्त गुरु हैं उनके प्रति मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। ओम गुरुवे नमः। चलिए, तो अब वेट बहुत हो गया, तो आज इस परीक्षा को देखते हैं। ठीक है, आज बिल्कुल हम इसका सार निचोड़ेंगे, बिल्कुल ही इसको निचोड़ करके एकदम से धूप पर लटका देंगे। ठीक है, तो इस परीक्षा में, यह परीक्षा ए सीरीज की है। ठीक है, ए सीरीज की यह परीक्षा आई थी। ए सीरीज का जो क्वेश्चन पेपर है उसके आधार पर मैं अपनी वीडियो को बना रहा हूं। ठीक है, जो यदि आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा तो ये ए सीरीज का हम देख रहे हैं। इस क्वेश्चन पेपर को हम ए सीरीज का ही पूरा देखेंगे। ठीक है, चाहे वो साहित्य हो, व्याकरण हो, वेद हो, धर्मशास्त्र हो, दर्शन हो, ज्योतिष हो, सबको ए सीरीज का ही देखेंगे। पुनः मैं आपको एक बार बता दूं, जून 2023 की ये परीक्षा है। ठीक, तो आइए अब बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? डैश कविनाम निकर्ष वदंती, डैश कविनाम निकर्ष वदंती। देखो, कवियों के बारे में ये आया है। ठीक है, क्या होता है कि कवि जो होते हैं श्लोकबद्धता में अपना काव्य का निर्माण करते हैं, वो सरल माना गया है। परंतु गद्य, जो गद्यम, सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। क्यों रहेगा? गद्यम कविनाम निकर्षम वदंती। क्यों? क्योंकि जो गद्य काव्य होता है उसका निर्माण थोड़ा सा मुश्किल होता है, और यदि उसका निर्माण हो भी जाए तो उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करना, जो ऑडियंस होती है उसके सामने उस शास्त्र के प्रति इंटरेस्ट क्रिएट करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए ये सूक्ति आती है कि जो गद्य काव्य में वास्तविक कवि की पहचान होती है। तो ये क्या है? एक सूक्ति है। तो ये आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए कि सूक्तियां साहित्य में सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। सूक्तियों के पूछने के भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं, उनको हम यहां पर डिस्कस करते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले तो एक जो कवि होते हैं उनके ऊपर भी आपको सूक्ति देखने को मिलती है। जितने भी कवि होते हैं, महाकवि होते हैं, कई बार उनके ऊपर सूक्ति आती है। जैसे कि कविराज कौन है, दीप शिखा कवि कौन है, इस प्रकार से सूक्तियां इसमें आती है। ठीक है, और दूसरे आते हैं महाकाव्य के ऊपर। महाकाव्य जो रहते हैं उनके ऊपर भी आपको सूक्तियां देखने को प्राप्त होती है। जैसे कि नैषधीय चरितम है, उसको विद्वत औषधम कहते हैं। इस प्रकार से जो महाकाव्य है उनके नाम के ऊपर भी कई बार सूक्तियां रहती है, उनको भी आपको स्मरण करना होगा। इसके साथ जो अंतिम सूक्तियां होती है वह महाकाव्य के अंदर की होती है। ठीक है, महाकाव्य के अंदर की, जो उसमें अंदर का प्रोसेस रहता है। महाकाव्य के अंदर जितनी भी कहानी रहती है उसके अंदर जितनी भी सूक्तियां हुई, सूक्तियों का क्या अर्थ होता है? उसमें से कोई विशेष ऐसी बात जो समाज में बहुत ही ज्यादा क्या फैल गई उस समय, उसे क्या कहते हैं? सूक्ति कहते हैं। जैसे कि पूरा एक पैराग्राफ है, बीच में उसमें एक वाक्य है, एकता में बल है। तो वो जो एकता में बल है वह समाज में बहुत फैला हुआ है, इसीलिए उस पूरे पैराग्राफ में एकता में बल क्या है? एक सूक्ति है। उसी प्रकार से महाकाव्य में भी रहता है, उसके अंदर की जितनी भी सूक्तियां हैं वो भी आपसे परीक्षा में पूछी जाती है। बिल्कुल, तो दूसरा प्रश्न क्या है? हंस दूतम इत्यस्य रचनाकारः वर्तते। अरे भाई, जो हंस दूतम है, यह जो काव्य है उसके रचनाकार कौन है? तो कौन है इसके रचनाकार? रूप गोस्वामी। कौन रचनाकार है इसके? रूप गोस्वामी। तो यहां से रचनाकार से निश्चित आपको साहित्य में 1 से 2 प्रश्न
डेफिनेट देखने को मिलते हैं। हर परीक्षा की बात, आप किसी भी परीक्षा को उठा के देखिए, उसमें रचनाकार तो निश्चित आएगा, जो कि आएगा ही आएगा। ये ऐसी चीजें होती है जो बिल्कुल फिक्स होती है कि आएगा ही आएगा, 100% आएगा। तो जो रचनाकार है, इसके लिए यह रचनाकार कहां से आपको अध्ययन करने हैं, तो आप संस्कृत साहित्य का इतिहास, यदि ये पुस्तक आपके पास होगी, सबसे बेस्ट पुस्तक है। यदि आप संस्कृत के जितने भी साहित्य कवि रहे हैं उनके बारे में आप जानना चाहते हैं, रचनाओं के बारे में, रचनाओं के कवियों के बारे में, अंक इत्यादि जितना भी विवरण है बहुत ही सुंदर प्रकार से उसमें दिया गया है। बिल्कुल, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल, तो क्या है अगला प्रश्न? संदेह, संदेह भेदो नास्ति। अरे भाई, जो संधि है, संधियां हैं, कैसी संधियां? अरे भाई, ये व्याकरण वाली संधियां नहीं हैं, ये किसकी संधियां हैं? साहित्य की संधियां हैं। साहित्य जब काव्य निर्माण होता है, उनके बीच में संधियां भी उपयोग में लाई जाती हैं, तब काव्य परिशुद्ध बनता है, बहुत ही सुंदर बनता है। ठीक है, तो इसमें से ये पूछ रहे हैं कि इन चारों में से संधि का कौन सा भेद नहीं है? तो कौन सा भेद इनमें से नहीं है? तो सम्मुख, सम्मुख यह क्या है? भेद इनमें से नहीं है। मुख, प्रतिमुख और गर्भ, ये तीनों जो है संधि के भेद है, परंतु यहां पर जो दिया हुआ सम्मुख है वह काव्यगत संधि का भेद नहीं है। तो यह प्रश्न कहां से आया है? यदि इस बारे में बात करें तो काव्य दीपिका नामक ग्रंथ से यह प्रश्न आया है। किस पुस्तक से आया है? काव्य दीपिका से। बिल्कुल ही एनालिसिस करते हुए चलेंगे, छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल ही इसको, बिल्कुल ही हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं। ठीक है, हर एक चीज देखेंगे, किस ग्रंथ से आया है, कैसे आया है, क्या इसका उत्तर होगा, हर एक चीज देखते हुए चलेंगे। इसी के साथ अगला प्रश्न, रंगमंचस्य विघ्नानि अपाकर्तुम किम क्रियते। अरे भाई, जो रंगमंच होता है, नाटक में जो रंगमंच होता है, यदि उसमें किसी प्रकार का विघ्न पड़ जाए, है ना, कोई पीड़ा आ जाए, कष्ट आ जाए, विघ्न आ जाए, यानी कि जो नाटक चल रहा है उसमें कोई रुकावट आ जाए, तो उसमें उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? तो क्या करना पड़ता है उसको हटाने के लिए? पूर्व रंग। क्या करना पड़ता है उसको हटाने के लिए? पूर्व रंग करना पड़ता है। देखो किस पुस्तक से आया है, ये भी काव्य दीपिका नामक पुस्तक से आया है। हम आपको इस पुस्तक के बारे में बता देते हैं। काव्य दीपिका एक ऐसी, एकमात्र संस्कृत साहित्य से आने वाली एकमात्र ऐसी पुस्तक है जिससे इस परीक्षा में सबसे ज्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेगी। मैक्सिमम टाइम 4 से 5 प्रश्न तो 100% इससे आते हैं। यदि साहित्य के 20 से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, यदि 20 से कम आएंगे तब भी 2 से 3 प्रश्न तो इससे आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, जो कि 100% है। ठीक है, तो इसी के साथ देखते हैं अगला क्वेश्चन। बिल्कुल, तो देखो, कतिविधः नायकः। नायक, भाई जो नायक होते हैं, हीरो होता है। नाटक में नायक कौन होता है? हीरो होता है। या फिर जो काव्य का नायक कौन है? उसका जो मेन लीडर है, हीरो है। उसके बारे में पूछ रहे हैं कि जो काव्य में नायक कितने प्रकार का होता है? तो कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का नायक होता है। यह कहां से प्रश्न आया है? साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण से यह प्रश्न आपको आया है। बिल्कुल, अगला प्रश्न क्या है? नंदिनी गाय ने कौन से दिन राजा दिलीप की परीक्षा ली? इधर को की जगह की होगा, तो जो नंदिनी गाय थी, राजा दिलीप की उन्होंने परीक्षा ली थी, वो शेर बन गई थी और अपने ऊपर ही आ गई थी। यदि आपने रघुवंशम का अध्ययन किया होगा, निश्चित आप इस कहानी के बारे में जानते होंगे। तो कौन से दिन राजा दिलीप की परीक्षा ली? 22वें दिन। जब 22वें दिन राजा दिलीप को नंदिनी गाय की सेवा करते हुए हुआ, तो तब 22वें दिन नंदिनी गाय ने क्या किया? राजा दिलीप की परीक्षा ली थी। बिल्कुल, तो अगले प्रश्न में देखते हैं। बिल्कुल, अगले प्रश्न में देखो, सूक्ति पूछी गई है। पुनः एक सूक्ति का आपको फिर से एक बार प्रश्न आ गया है। बिल्कुल, क्या सूक्ति है? निर्गतासु न वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु प्रीति मधुर
सानंद्रासु मंजीरिष्विव जायते। यह सूक्ति अच्छा, यह सूक्ति क्या है? कालिदास की प्रशंसा में किसके द्वारा कही गई है? देखो, कालिदास, हमने कहा था ना, कई बार क्या होता है कि कवियों के ऊपर भी सूक्तियां होती हैं, यानी कि कवि क्या होते हैं? बहुत ही ज्यादा विख्यात होते हैं। उनकी जो काव्यगत विख्याति होती है उस पर बहुत सारे कवियों ने उन पर सूक्तियां या उनसे प्रभावित होकर के उनके ऊपर कोई बात कही गई होती है, उसे सूक्ति कहते हैं। इसके ऊपर यह सूक्ति होती है कवियों के ऊपर। तो यह इस प्रकार की सूक्ति है। यह कालिदास की प्रशंसा में, महाकवि जो कालिदास रहे हैं उनकी प्रशंसा में यह सूक्ति किसने कही है? तो बाण भट्ट जी के द्वारा यह सूक्ति कही गई है। प्रश्न किससे आया है? सूक्ति से आया है, बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं। तो कर्णभारम, अब भैया कर्णभारम इत्यस्मिन् नाटके कति अंका हसन्ति। तो कितने अंक है इसमें? कुल एक ही अंक इसमें है। कर्णभार ये भास द्वारा विरचित नाटक माना गया है, ठीक है। तो इसमें कितने अंक है? कुल एक ही अंक का यह नाटक है, ठीक। तो इससे हमें यह देखने को मिलता है कि जितने भी अंक, सर्ग, परिच्छेद वगैरह काव्य में प्राप्त होते हैं उनका अध्ययन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसी के साथ साथ हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बताते हैं। काव्य में जो प्रश्न आने की बहुत ज्यादा संभावना होती है वो आपको पता होने चाहिए। एक उसमें मुख्य छंद, बिल्कुल मुख्य छंद जो है आपको पता होना चाहिए काव्य के अंदर। मुख्य छंद और मुख्य रस, बिल्कुल मुख्य जो रस होता है काव्य में वो पता होना चाहिए। और इसी के साथ उसमें रीति पता होनी चाहिए, गुण पता होना चाहिए और अलंकार पता होना चाहिए। अलंकार, बिल्कुल गुण, ये सभी चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए, है ना। जितनी भी ये सभी चीजें हैं ये आपको पता होनी चाहिए काव्य के अंदर। निश्चित हरेक काव्य से इसमें प्रश्न देखने को मिलता ही मिलता है। कई बार मुख्य छंद पूछ लेते हैं, कई बार अंक। एक चीज मैं बताना भूल गया, इसमें अंक यानी जो उसके अध्याय होते हैं, ठीक है। अंक यानी जो उसके अध्याय होते हैं, चाहे सर्ग हो, परिच्छेद हो, भिन्न भिन्न प्रकार से कहते हैं, ठीक है। वो आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो सात चीजें हैं, 5-6 चीजें हैं, ये आपको हरेक काव्य की पता होनी चाहिए, जितने भी संस्कृत साहित्य में काव्य हैं। तो हर एक बार जैसे यहां पर अंक से प्रश्न आ गया है, हो सकता है अगली बार इसी पुस्तक का आपको ये प्रश्न आ जाए कि इसमें मुख्य छंद, रस इत्यादि कौन है या गुण कौन सा है। ये नाटक है तो आपको आ सकता है कि इसमें कौन सा गुण है, ठीक। अगला प्रश्न क्या है? बिल्कुल, अश्राव्यम खलु यद वस्तु तदीह डैश मतम स्वगतम। कहां से प्रश्न आया है? पुनः काव्य दीपिका। देख सकते हैं आप यहां से, काव्य दीपिका ग्रंथ कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। साहित्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथ हमारे अनुसार यह काव्य दीपिका ही है। तो क्या इसका उत्तर रहेगा? स्वगतम, बिल्कुल। और अगला प्रश्न क्या है? आचार्य कुंतकानुसारम कति विधा वक्रोक्ति। यह प्रश्न कहां से आया है? काव्य प्रकाश से आया है। जब आप काव्य प्रकाश खोलेंगे, वक्रोक्ति से एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। वहां पर आप पहले ही पृष्ठ पर हिंदी भाग में इस चीज को देख पाएंगे। तो आचार्य कुंतक के अनुसार, मम्मटाचार्य कहते हैं कि 6 प्रकार का जो है वक्रोक्ति आचार्य कुंतक ने बताई है, इस प्रकार से वे कहते हैं, ठीक है। 25वां प्रश्न आता है, रुद्रट किस संप्रदाय के अनुयायी है? देखो, साहित्य संप्रदाय से मैक्सिमम टाइम 1 या 2 प्रश्न आपको आता ही आता है। ये कुल 6 संप्रदाय हैं, ठीक है। अतएव कुछ ज्यादा संप्रदाय तो है नहीं, इसीलिए सभी संप्रदायों के बारे में आपको एक बात पता होनी चाहिए कि किस संप्रदाय का कौन सा कवि है। इसके अतिरिक्त और यदि आपको कोई भी नॉलेज नहीं है तो चल पड़ेगा, पर इतना जरूर पता होना चाहिए कि किस संप्रदाय का कौन सा कवि माना गया है, ठीक है। तो रुद्रट की बात करें तो ये अलंकार संप्रदाय के हैं। किस संप्रदाय के हैं? अलंकार संप्रदाय हैं। इनके साथ भामह, याद रखिए,
भामह भी किस संप्रदाय के हैं, किस साहित्य संप्रदाय के हैं, अलंकार संप्रदाय के हैं। देखो ये संप्रदाय क्या है, जैसे कि मैं काव्य एक साहित्यकार हूं, काव्य में मैं अलंकार से युक्त काव्य को सबसे अच्छा मानता हूं, तो मैं यदि अलंकार को सबसे अच्छा मानता हूं तो अलंकार संप्रदाय से हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें संप्रदाय आते हैं। अलग अलग कवियों ने अलग अलग प्रकार के काव्य को उत्कृष्ट अच्छा माना है। उसमें से जो रुद्रट और भामह हैं वे ये मानते हैं कि जो यदि काव्य में अलंकार का सुंदर सुशोभित उपयोग किया गया हो तो ऐसा काव्य बिल्कुल ही अच्छा होता है, बहुत ही सुंदर होता है। साहित्य संप्रदाय से यह प्रश्न आया है। अच्छा, ये जो संप्रदाय आपको किस पुस्तक में मिलेंगे, तो ये आपको साहित्य दर्पण में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, साहित्य दर्पण इस पुस्तक में जो है आपको ये देखने को मिलेंगे। साहित्य दर्पण इस पुस्तक में आपको सारे के सारे संप्रदाय देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। बिल्कुल, अगला प्रश्न क्या है, 26वां प्रश्न है। तो अलंकार शेखर इत्यस्य रचनाकारः, अलंकार शेखर के कौन रचनाकार है, कौन रचनाकार है, केशव मित्र रचनाकार से देखो पुनः प्रश्न आ रहा है। विषयों को मत छोड़िए, रचनाकार बिल्कुल स्मरण कर लीजिए। साहित्य के 100+1% रचनाकार से हर बार प्रश्न आता है। जिस प्रकार से इस परीक्षा में आया है उसी प्रकार से जिस परीक्षा को आप देंगे उसमें भी 100% रचनाकार से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा अगला प्रश्न कथानक पर आता है भाई। मेघदूत के कथानक का स्रोत कहां से है। देखो, संस्कृत साहित्य में बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जिनके कथानक किसी पुराण, महाभारत, रामायण, है ना, इस प्रकार से किसी ग्रंथ से लिए गए हैं, ठीक है। तो यह मेघदूत का कथानक भी किससे लिया गया है, सबसे पहले तो पुराण से लिया गया है। अब पुराण में भी किससे लिया गया है, ब्रह्मवैवर्त पुराण से लिया गया है। किस पुराण से लिया गया है, ब्रह्मवैवर्त पुराण से। इसीलिए जितने भी ऐसी रचनाएं हैं जिनके की स्तोत्र हैं वो आपको पता होना चाहिए कि किस रचना का कौन स्तोत्र है, कहां से उस विषय को, उस कहानी को लिया गया है, ठीक। तो बढ़ते हैं अगला, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये नहीं हो पाया। बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 27वां है। तो क्या कहते हैं कि याचाम मोघावरमधि गुणे नाधमे लब्ध कामहा, क्या है यह, मेघदूत से उद्धृत यह सूक्ति किसने कही है। हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि काव्यगत अंदर से भी सूक्तियां आती है। अब जब काव्य की शुरुआत होती है, जैसे कि फिल्म चलती है, तो अलग अलग कैरेक्टर क्या करता है, अपनी अपनी बातें रखता है। उसी प्रकार से जब मेघदूत का जो काव्य है उसके भीतर यह उक्ति किसने कही है ना, यह क्या एक श्लोक है। यह श्लोक किसके द्वारा कहा गया है, तो याचाम यक्ष के द्वारा। देखो यह दोनों में मिल रहा है, इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं कि याचाम मोघा वाली जो सूक्ति है या उक्ति है ये किसने कही है, यक्ष द्वारा यह कही गई है। बिल्कुल, कहां से यह प्रश्न आया है, मेघदूत महाकाव्य से यह प्रश्न आया है। तो मेघदूत महाकाव्य बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है इस परीक्षा के लिए, यहां से आप इसको देख पा रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी उक्ति का ही है। सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः कर्ण प्रवृत्तयः, यह कस्य सूक्तिर्यम्, इयं सूक्ति कस्य, यह सूक्ति किसकी है भाई, किसने यह सूक्ति कही है। तो बिल्कुल इसका क्या उत्तर है, ए, दुष्यंत द्वारा यह सूक्ति कही गई है। किस शास्त्र से यह प्रश्न आया है, अभिज्ञान शाकुंतलम। बिल्कुल, अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है, एक नाटक, क्या है, एक
नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है? एक नाटक है। इस नाटक से यह प्रश्न आया है। आपको किसके द्वारा यह उक्ति कही गई है? दुष्यंत के द्वारा यह उक्ति कही गई है। बिल्कुल। अगला प्रश्न क्या है? बिल्कुल, खंड खाद्य इति ग्रंथस्य रचनाकारः। यह क्या है? एक रचना का नाम है। इसके रचनाकार के बारे में आपको पूछा गया है कि इसके कौन रचनाकार है। तो कौन इसके रचनाकार है? श्रीहर्ष। तो आप देख पा रहे हैं कि रचनाकार से हमने कितने प्रश्न अभी तक देख लिए। पुनः एक बार रचनाकार से आपको प्रश्न देखने को मिला है कि कौन इस ग्रंथ के रचनाकार है। तो कौन इस ग्रंथ के रचनाकार है? श्रीहर्ष जी, महाकवि श्रीहर्ष इस रचना के रचनाकार हैं। बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं। कस्य काव्यम विद्वद औषधम इति कथ्यते। अरे भाई, जो विद्वद औषधम, यह किस काव्य के लिए सूक्ति प्रयोग की गई है? हमने आपको पहले ही बताया था कि काव्य का जो नाम है उस पर भी कई बार सूक्तियां पूछी जाती है। बिल्कुल, ये सूक्ति उसी प्रकार की है। किसके इसको बोला जाता है? श्रीहर्ष। अच्छा, यह किसके बारे में बोला गया है? नैषधीय चरितम। नैषधीय चरितम, नैषधीय चरितम जो महाकाव्य है, किसके द्वारा उसकी रचना की गई है? महाकवि श्रीहर्ष के द्वारा इस काव्य की रचना की गई है। इसके ऊपर क्या सूक्ति आती है? विद्वद औषधम। श्रीमान हर्ष जी ने क्या किया है? इस काव्य में व्याकरण भाग इतना शुद्धता से लिखा कि इसीलिए इसको विद्वद औषधम कहा जाता है। यानी यदि कोई विद्वान बनना चाहता है तो इसे औषधि कहा है विद्वान बनने के लिए। बिल्कुल, आप भी विद्वान बनना चाहते हैं तो नैषधीयम चरितम का बिल्कुल ही अध्ययन करना शुरू कर दें। अगला प्रश्न देखते हैं। बलवदपि शिक्षितानाम आत्मन्य प्रत्ययम चेतः। ये सूक्ति बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है। बिल्कुल, आप इसको दोनों आंखों से बिल्कुल एकदम गड़ा के देख लीजिए। मैक्सिमम परीक्षाओं में ये सूक्ति पूछी गई है। बहुत ऐसी परीक्षाएं हैं जिनमें आपको ये सूक्ति देखने को मिलेगी। यह सूक्ति किस से आई है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम से यह सूक्ति है। उसके इस महाकाव्य के भीतर इस बात के बारे में कहा गया है। तो किसे है? अभिज्ञान शाकुंतलम। बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। क्या क्या अगला प्रश्न है? वितरति गुरुहु प्राज्ञे विद्याम यथैव तथा जड़े इत्युक्ति कस्मिन् ग्रंथे आयाति। पहला प्रश्न भी क्या था कि ग्रंथ से सूक्ति पूछी गई थी। पुनः किस ग्रंथ से यह सूक्ति ली गई है? किस ग्रंथ में यह सूक्ति संकलित है उसके बारे में पूछा गया है। तो बिल्कुल उत्तर रामचरित में क्या है? इस सूक्ति के बारे में वर्णन है, इस बात के बारे में वर्णन है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिल्कुल। तो अगला प्रश्न क्या आता है कि न जाने भोक्तारम कमीह समुपस्थितास्यति विधि ही। तो यह क्या है? यह क्या है? छंदसी विरचितो अयम श्लोक। इस श्लोक में कौन सा छंद है? तो कौन सा छंद है इसमें? बिल्कुल शिखरणी छंद है। देखो, यदि आपने वृत रत्नाकर नामी शास्त्र का अच्छी प्रकार से अध्ययन किया हो, फिर चाहे श्लोक किसी भी ग्रंथ से आ जाए, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, किरातार्जुनीयम, जो मर्जी ग्रंथ निकाल लो, यदि आपको वृत रत्नाकर का आपने सम्यक प्रकार से अध्ययन किया है, यानी कि छंदों का सम्यक प्रकार से अध्ययन किया है, तो चाहे किसी का भी श्लोक आ जाए, आप उसमें कभी भी इस संशय में नहीं रहेंगे कि उसमें कौन सा छंद है। तो छंदों पर यदि हम इसमें विधिवत रूप से देखें तो क्लास बहुत ही लंबी हो जाएगी, है ना। इसलिए क्या करेंगे हम कि छंदों पर
एक अलग वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें कि पूरा संकलन होगा छंदों का, ताकि आप छंदों को कभी भी ना भूलें। इस प्रकार से हम जल्द ही आपके लिए वीडियो लेकर के आएंगे। बिल्कुल, अगला प्रश्न देखते हैं। बिल्कुल, तो अगला प्रश्न क्या है? पुनः एक सूक्ति पूछी गई है कि हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। मैक्सिमम टाइम यह आपको देखने को मिलेगी। मैक्सिमम टाइम यह सूक्ति आपसे पूछी गई है, मैक्सिमम टाइम, इसीलिए इसको बिल्कुल ही अपने दिमाग में बिठा लीजिए। इस बार यह प्रश्न आया है कि वनेचरः, वनेचरः यह सूक्ति किसने कही है? तो वनेचरः ने यह सूक्ति कही है। किसने कही है? वनेचर कौन है? एक पात्र है नाटक के अंदर, ठीक है। किसके अंदर है? यह काव्य के अंदर है। किस काव्य के अंदर है? किरातार्जुनीयम। इस महाकाव्य से यह प्रश्न आया है कि हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। ऐसा वचन जो क्या हो, बड़ा ही हितकारी हो हमारे लिए, ऐसा वचन बड़ी ही मुश्किल से प्राप्त होता है। तो यह किसने कहा है? उसमें वनेचर ने कहा है। किस ग्रंथ में कहा है? किरातार्जुनीयम में कहा है। यहां पर प्रश्न किसने कहा है? कई बार प्रश्न आपको इस प्रकार से भी यह आता है कि यह किस ग्रंथ में संकलित है। तो किस ग्रंथ में संकलित है? किरातार्जुनीयम, तब यह सही आंसर रहेगा। नांदी प्रयुज्यते। अरे भाई, नांदी का प्रयोग कहाँ आता है? तो नाटक में आता है। नाटक में क्या होता है? सूत्रधार, नांदी इत्यादि चीजों का क्या होता है? प्रयोग होता है। इससे क्या होता है? नाटक अत्यंत शुद्ध और परिष्कृत, एकदम मजेदार बनता है, ठीक है। तो यह प्रश्न किससे आया है? काव्य दीपिका। देखो, यह दीपिका आपको बिल्कुल ही दीपक की भांति प्रकाशित करने वाली है यदि आप इस पुस्तक का सम्यक प्रकार से अध्ययन करते हैं, ठीक है। बिल्कुल, अगला प्रश्न देखते हैं। बिल्कुल, 38वां प्रश्न है, मृच्छकटिकम इति ग्रंथस्य नायिका। देखो, नायक और नायिका से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। पुनः एक बार हम आपको बता दें, अंक, नायक या फिर नायिका, ये तीन चीजें आपको शास्त्र में, प्रत्येक शास्त्र में पता होनी चाहिए। जैसे एक फिल्म शुरू होती है, उसमें क्या होता है? हीरो हीरोइन होते हैं ना, उसी प्रकार से क्या होता है? काव्य में भी क्या होता है? नायक और नायिका होती है, जिनके आधार पर पूरे काव्य का निर्माण होता है। वो उसमें क्या होते हैं? मुख्य पहलू होते हैं। इसलिए तीन चीजें, अंक या अध्याय हैं, परिच्छेद है, जो भी शास्त्र को जिस प्रकार से बांटा गया है वो आपको पता होने चाहिए। दूसरा, नायक पता होनी चाहिए और नायिका पता होनी आपको जरूरी चाहिए। तो मृच्छकटिकम, इस ग्रंथ की नायिका कौन है? कुलजा और वैश्या। कुलजा, वैश्या च, ये क्या है? इसकी नायिकाएं हैं। या फिर आपको इस प्रकार से प्रश्न आए कि मृच्छकटिकम इति ग्रंथस्य कितनी नायिका है। यदि इस प्रकार से प्रश्न आता है तो 2 नायिका है। या फिर इस प्रकार से प्रश्न आता है कि ऐसा कौन सा ग्रंथ है, कौन सा काव्य है जिसकी 2 नायिका है? तो मृच्छकटिकम, कि क्या उसका आंसर रहेगा? मृच्छकटिकम उसका आंसर रहेगा। हितोपदेश इति परिच्छेदा हसंती। देखो, हम अंकों की बात कर ही रहे थे, यहां पर अंकों से प्रश्न आ ही गया। अंक हो, चाहे अंक हो, सर्ग हो, परिच्छेद हो, ये हर एक काव्य के आपको पता होने ही होने चाहिए। इससे 100+1% इससे हमेशा एक प्रश्न तो निश्चित आता है। और एक प्रश्न ऐसे आता नहीं है, ये हम कह रहे हैं कि यदि साहित्य कम आएगा, 15 से 15 क्वेश्चन यदि साहित्य के आएंगे, तब भी एक प्रश्न तो निश्चित आएगा। एक नहीं, 2 प्रश्न इसके निश्चित आपको देखने को मिलेंगे। तो हितोपदेश के कितने परिच्छेद हैं? 4 परिच्छेद हितोपदेश में हैं। 4 परिच्छेदों से यह क्या है? एक पूर्ण ग्रंथ है, ठीक है। बिल्कुल, तो अगला देखते हैं। अगला क्या आता है? अगला आता है, किमीव ही मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम अत्र किम छंदः वर्तते। किम छंदः अत्र, इस श्लोक के इस भाग में कौन सा छंद है? तो कौन सा छंद है इसमें? मालिनी, वृत रत्नाकर। देखो, जैसे काव्य दीपिका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है,
इस परीक्षा की दृष्टि से उसी प्रकार से दूसरे नंबर में वृत्त रत्नाकर नामक ग्रंथ है। मैक्सिमम टाइम 3 प्रश्न तो आपको 100% इसे देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर साहित्य कम आता है तब भी 2 प्रश्न इससे निश्चित आते हैं वृत्त रत्नाकर ग्रंथ से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बिल्कुल, तो अगला प्रश्न क्या है? पुनः एक आपके लिए श्लोक दिया गया है और इस श्लोक में आपको अत्र किम छंदः, इस छंद के बारे में पूछा गया है। बिल्कुल, इस श्लोक को देखते हैं। सहसा विदित न क्रियाम अविवेक परमापदाम पदम वृणते ही विमृश्य कारिणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदः। देखो, यह एक पूरा क्या है, श्लोक किसी शास्त्र से पूछा गया है। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। काव्य में आपको मुख्य छंद पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? हर एक काव्य में मुख्य छंद। मुख्य छंद आपको काव्य में, हर एक काव्य में आपको पता होना ही होना चाहिए। बाकी यदि इस प्रकार का प्रश्न आता है, इसके लिए आपको वृत्त रत्नाकर के छंदों का सुव्यवस्थित प्रकार से अध्ययन करना पड़ता है। यदि आप छंदों का अध्ययन यहां से सुव्यवस्थित प्रकार से करते हैं तो किसी भी शास्त्र से कोई भी श्लोक में छंद आ जाए या कोई पंक्ति में छंद आ जाए, निश्चित आपके हाथ नहीं रुकेंगे सही आंसर में टिक करने के लिए। बिल्कुल, इस प्रश्न का कौन उत्तर है? बिल्कुल सी, वियोगिनी। वियोगिनी छंद का क्या है? यह एक उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिल्कुल, रति विलाप, बहुत बार ये प्रश्न आया है। रति विलाप कस्मिन् महाकाव्ये वर्णितः? रति विलाप किस महाकाव्य में वर्णित है? तो किस महाकाव्य में? ए सही आंसर रहेगा, कुमार संभवे। कुमार संभव संभवम नामक ग्रंथ में क्या है? रति विलाप का वर्णन है। तो क्या आता है? शिशुपाल वधस्य प्रतिनायकः कः? तो देखो, नायक और नायिका से पुनः एक बार प्रश्न पूछा गया है। तो प्रतिनायक कौन है इसमें? शिशुपाल इसमें प्रतिनायक है। और नायक, यदि नायक के बारे में आ जाए तो नायक कौन है इसमें? श्री कृष्ण है। शिशुपाल का क्या करते हैं? श्री कृष्ण वध करते हैं। ठीक है, तो प्रतिनायक कौन है इसमें? शिशुपाल है। नायक कौन है? श्री कृष्ण है। बिल्कुल, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो, कविराज इत्युपाधिनाम विभूषितः आचार्य। पुनः सूक्ति के बारे में पूछा गया है। सूक्ति यानी किस पर कौन सी विशेष बात कही गई है? कवियों के ऊपर भी सूक्तियां आती है। उसी प्रकार का यह प्रश्न भी है कि कविराज इस उपाधि से कौन विभूषित है? किस कवि का यह नाम दिया गया है संस्कृत के कवियों द्वारा? तो किसका दिया गया है? आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ को कविराज भी कहते हैं। बिल्कुल, रत्नावली नाटिकायाः विदूषकः कः? रत्नावली क्या है? एक नाटिका है, यानी कि एक नाटक है। ठीक है, इसमें विदूषक कौन है भाई? विदूषक कौन है इसमें? वसंतकः। वसंतक इसमें विदूषक है। पुनः नायक या नायिका विदूषक। इस प्रकार नाटक में तो बहुत सारे होते हैं, सूत्रधार, विदूषक, इस प्रकार से बहुत सारे पात्र होते हैं। उनके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। नाटक में रहते हैं, हालांकि जो महाकाव्य होते हैं, यदि उनका आपको नायक और नायिका पता है तो उससे बिल्कुल आपका काम चलने वाला है। ठीक है, हाँ, अंकों में थोड़ा सा कई बार विस्तार से पूछ लिया जाता है कि उसमें कौन नायक नायिका इत्यादि है। बिल्कुल, तो पुनः एक आपको उक्ति पूछी गई है, बहुदोषा ही शर्वरी कस्मात् ग्रंथात इयं मुक्ति ही। किस ग्रंथ से यह उक्ति ली गई है? किस ग्रंथ में यह उक्ति है? बिल्कुल, किस ग्रंथ में यह उक्ति है? मृच्छकटिकात। किस ग्रंथ से, कस्मात किस ग्रंथ से इस उक्ति को लिया गया है? तो मृच्छकटिकात में यह आती है। किस में आती है? मृच्छकटिकम। इस ग्रंथ में इस सूक्ति या इस बात के बारे में वर्णन आता है।
बिल्कुल अगला देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो काव्य क्या आता है कि काव्यम ग्राह्यम अलंकारात कस्य इदम कथनम। यह कथन किसका है कि भाई अलंकारात, भाई अलंकार से काव्य का ग्रहण होता है, यानी कि यदि काव्य में अलंकार होता है तो वह बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही सुव्यवस्थित और प्रसिद्ध काव्य भी बनता है। तो ऐसा कौन कहते हैं, ठीक है, कौन ऐसा कह रहे हैं? तो वामन, वामन ऐसा, वामन का ये मत है। किसका मत है ये? वामन का मत है। क्या अलंकारात ग्राह्यम काव्य, अलंकार से काव्य का ग्रहण होता है। किसका यह मत था? वामन का यह मत है। ठीक है, तो किससे यह प्रश्न आया है? काव्य प्रकाश से यह प्रश्न आया है। काव्य प्रकाश के रचनाकार कौन है? मम्मट, मम्मट, आचार्य मम्मट क्या है? इसके रचनाकार है। बिल्कुल अगला प्रश्न देख लेंगे। यत्र कार्यम बिना कार्योरपत्ति भवति तत्र को अलंकार। अरे भाई, जहां काव्य के बिना काव्यो उत्पत्ति होती है, बिना ही हो जाती है, वहां पर क्या होता है? कौन सा अलंकार होता है? तो कौन सा अलंकार होता है? बिल्कुल विभावना, विभावना अलंकार वहां पर होता है। यह प्रश्न भी किस पुस्तक से आया है? काव्य दीपिका। तो बिल्कुल इस पुस्तक को तो बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्योंकि इस परीक्षा में साहित्य भाग में इस पुस्तक का बहुत ही ज्यादा रोल रहने वाला है, जितनी भी आने वाली परीक्षाएं हैं उनमें भी। बिल्कुल अगला प्रश्न क्या है? ये रसांगिनो धर्माः, क्या ये रसांगिनो धर्माः कथ्यन्ते, गुणाः रसांगिनो धर्माः कथ्यन्ते। किसमें आता है? यह भी काव्य प्रकाश में, मम्मटाचार्य द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया है। उसमें प्रश्न आता है कि गुणाः रसांगिनो धर्माः कथ्यन्ते। ठीक है, तो इसका क्या उत्तर रहेगा? गुणाः रस सूत्रस्य प्रतिपादिकः। देखो पुनः आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है साहित्य संप्रदाय से। संप्रदाय कहां पर वर्णित है? साहित्य दर्पण, साहित्य दर्पण पुस्तक में है। किसमें है? साहित्य दर्पण में सभी संप्रदायों का वर्णन आता है। ठीक है, तो रस संप्रदाय के कौन है? भरत या भरत, या फिर भरत आए या फिर भरत मुनि आए, तो इनमें से ये रहेगा। ठीक है, भरत मुनि या फिर भरत। कौन है? रस संप्रदाय के कवि कौन है? ठीक है, या प्रणेता कौन है? कौन है? भरत मुनि है, या फिर प्रतिपादक आपको आएगा तब भी भरत मुनि ही रहेगा। हाँ, यदि आपको भरत और भरत मुनि दोनों आ जाएं तो उसमें से भरत मुनि सही रहेगा। ठीक है, बिल्कुल अगला देखते हैं। बिल्कुल, तो देखिए ये आपका अब समाप्त हो गया है। इस प्रश्न के साथ बिल्कुल हमने पूरा क्या देख लिया? पूरा ही इसको हमने समाप्त कर लिया। साहित्य भाग के पूरे भाग को जो है हमने इस परीक्षा में जितना भी साहित्य से प्रश्न आए थे सभी को हमने क्या कर लिया? बिल्कुल कवर अप कर लिया, एकदम समाप्त कर दिया। तो एक बार लास्ट में हम इसमें एनालाइज करते हैं कि क्या क्या प्रश्न, किस ऐसे कौन से विषय हैं जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न हमको देखने को मिले, ऐसा कौन सा सेक्टर है जिससे थोड़ा सा कम प्रश्न आए। परंतु मेन मोटिव ये है कि कहां से हमें प्रश्न देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो सूक्तियां भाई, सूक्तियां मैक्सिमम देखो। सूक्तियों का मैं पुनः आपको बता दूं, सूक्तियां 3 प्रकार से होती हैं। एक कवियों के ऊपर, एक कवियों के ऊपर होती है सूक्तियां, दूसरी महाकाव्य के नाम के ऊपर, महाकाव्य का जो नाम होता है उसके ऊपर सूक्तियां आती है। और तीसरी प्रकार की सूक्तियां रहती है महाकाव्य के अंदर की, यानी कि महाकाव्य में ऐसी बात जो कि उसमें प्रसिद्ध हो गई है, उसके अंदर कही हुई ऐसी बात होती है जो बिल्कुल प्रसिद्ध हो जाती है समाज के परिवेशों में, उसको क्या कहते हैं? ऐसी बात को सूक्ति कहते हैं। तो सबसे देखो, सूक्तियों से आपको काव्य में आने वाली सूक्तियां 8 प्रश्न केवल सूक्तियों से आपको पूछे गए हैं। यदि सूक्तियों का हम 1 मान ले तो 10 प्रश्न तो आपको सूक्तियों से ही आ रहे हैं। इस हिसाब से आप देख सकते हैं, एक मोटिव आप बना सकते हैं कि किस प्रकार से आपको इस परीक्षा का अध्ययन करना है, उसमें साहित्य पार्ट को किस प्रकार से आपको अध्ययन करना है। बिल्कुल, दूसरा क्या आ रहा है? रचनाकार।
रचनाकार से 3 प्रश्न आपको देखने को मिले हैं इस परीक्षा में। रचनाकार से मैक्सिमम परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। काव्य दीपिका से 5 प्रश्न आपको देखने को मिले हैं। साहित्य दर्पण से 1 प्रश्न देखने को मिला है। साहित्य दर्पण से जो संप्रदायों से प्रश्न है 1-2 प्रश्न वो भी है, तो 2 से 3 प्रश्न इसमें रहेंगे। लगभग 3 प्रश्न आपको साहित्य दर्पण से देखने को मिलते ही मिलते हैं। रघुवंशम से कुल 1 प्रश्न आपको देखने को मिला है। देखो, अंक, सर्ग या परिच्छेद के बारे में 2 प्रश्न आपको इस परीक्षा में आए हैं। काव्य प्रकाश से 3 प्रश्न इस परीक्षा में पूछे गए हैं। ये एनालाइज इसलिए हो रहा है ताकि आप अपना अध्ययन बिल्कुल ही बेहतरीन ढंग से कर पाएं, बहुत ही अच्छे ढंग से आप इस परीक्षा की तैयारी कर पाएं। बिल्कुल। तो इसमें साहित्य संप्रदाय यानी साहित्य दर्पण से ये प्रश्न आ रहे हैं। तो कितने 2 प्रश्न संप्रदायों से पूछे गए हैं। मैं पुनः आपको कह रहा हूं कि संप्रदाय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है इस परीक्षा की दृष्टि से। अब कथानक, स्तोत्र, कहां से कथानक लिया गया है, कथा को कहां से लिया गया है, इस बारे में भी मैक्सिमम टाइम प्रश्न देखने को मिलता है। हर एक परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलता है। तो 1 प्रश्न इस क्वेश्चन पेपर में कथानक से आया है। मेघदूत से 1 प्रश्न देखने को मिला है। अभिज्ञान शाकुंतलम से 2 प्रश्न देखने को मिले हैं। उत्तर रामचरितम से 1 प्रश्न देखने को मिला है। वृत्त रत्नाकर से 3 प्रश्न देखने को मिले हैं। वृत्त रत्नाकर मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक, सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक है इस परीक्षा की दृष्टि से। बिल्कुल। किरातार्जुनीयम से 1 प्रश्न देखने को मिला है। नायक और नायिका से 3 प्रश्न देखने को मिले हैं। यदि आपको कुल इतना पता होगा कि किसी भी काव्य का आपको नाम पता होगा, उसमें नायक और नायिका पता होगी, तो 3 प्रश्न, तो 3 नंबर तो आपके ऐसे ही बन जाएंगे, या 1-2 नंबर। जितनी भी परीक्षाओं में ये ऐसे टॉपिक्स है जिनसे मैक्सिमम टाइम प्रश्न आता है, इसलिए इनको तो आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, बिल्कुल भी मत छोड़िए। इसीलिए जो कुमार संभव से क्या है, 1 प्रश्न आया है। तो ये पूरा एनालाइज हमने किया कि कहां से आपको प्रश्न आ रहे हैं। तो आज की क्लास को यहीं पर ही हम समाप्त करने वाले हैं। बिल्कुल। तो इसमें हमने क्या देखा, बिल्कुल हमने हर एक पूरा का पूरा साहित्य हमने देखा। जून 2023 का जितना भी साहित्य भाग था, क्या क्या प्रश्न हमको देखने को मिले, किस प्रकार के प्रश्नों को आने की ज्यादा संभावना होती है। अब आपका एक माइंडसेट बनेगा, आपका एक डेस्टिनेशन बनेगा कि आपको किस प्रकार से इस परीक्षा में साहित्य भाग का अध्ययन करना है। बिल्कुल। तो इसी के साथ साथ धन्यवाद। देखो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल इत्यादि सभी के लिंक है। इसको आप सर्च भी कर सकते हैं। ऑफिशियल संस्कृत जिज्ञासा एचपी नाम से हमारा इसमें चैनल है। बिल्कुल सर्च कीजिए, उसको फॉलो कीजिए, साथ ही साथ उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी उसमें प्रेस कीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाइए। फर्दर संस्कृत के रिगार्डिंग जितनी भी नोटिफिकेशन है, एक तो एक्यूरेट नोटिफिकेशन, जल्दी से नोटिफिकेशन, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग हो, यूनिवर्सिटियों की हो, कॉलेजेस की हो, हिमाचल प्रदेश की हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटियों की हो, हमारे चैनल द्वारा आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी और सबसे सटीक देखने को मिलेगी। बिल्कुल। यदि हम वीडियो में ये भी कहते हैं कि यदि आपका किसी भी परीक्षा पर कोई भी डाउट हो या फिर आपके कोई सवालात हो, बिल्कुल हमें इस नंबर में आप कांटेक्ट कीजिए। हर एक टाइम जब भी आप कांटेक्ट करना चाहे, ठीक है, व्हाट्सएप के माध्यम से करना चाहे तो व्हाट्सएप के माध्यम से कीजिए। इसी के साथ साथ एक बिग अनाउंसमेंट, आप सभी हमारे जो एप्लीकेशन है अक्षरम नामक एप्लीकेशन, बिल्कुल इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर में भी आपको ये मिल जाएगा। प्ले स्टोर में जाने की आवश्यकता नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको इसका लिंक मिलेगा, वहां से बिल्कुल इसको ज्वाइन कर लीजिए। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास आपकी व्याकरण की कल रहने वाली है। पूरा व्याकरण को हम एनालाइज करेंगे कि व्याकरण किस प्रकार से इस परीक्षा में आ रहा है। एक मोटिव माइंडसेट बनाएंगे कि कैसे आपको व्याकरण का अध्ययन इस परीक्षा की दृष्टि से करना है। बिल्कुल। तो धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत।